जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल का एक और लेक्चर। दोस्तों इस लेक्चर में हम देखेंगे मेमोरी क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और इसमें हम देखेंगे आपके जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, ऑक्टल होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं और उनका कन्वर्जेंस किस में किससे करते हैं। और हम देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होती है और नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, आपकी जो टोपोलॉजीज होती हैं वो क्या होती हैं, और आपके जो नेटवर्क के लोकल एरिया नेटवर्क हो और ये सब होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। दोस्तों देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आपकी बेसिकली मेमोरी जो होती हैं दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। मेन मेमोरी को हम क्या है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है? रैम आती है, रोम आती है, और कौन सी आती है? कैश मेमोरी भी इसी में आती है दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी कैश मेमोरी आती है। हम दोस्तों दूसरी मेमोरी देखते हैं जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सी आती है? पंचिंग डिवाइस आती है, मैग्नेटिक टेप आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है, और हार्ड डिस्क आती है, और फ्लैश डिस्क आती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम अगर बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं हमारी जो रैम होती है वो क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब कि अस्थायी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी होती है। दोस्तों चलिए हम देखते हैं। अगर हम ये हमारे बेसिक पार्ट हो गए। दोस्तों आगे चलते हैं, हम आगे के पार्ट में देखते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है, बेसिकली जो रैम है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में। किसमें? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर हम रैम की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम को किस पार्ट में? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM में डिवाइड किया जाता है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप, और ये सब आपके फॉर्मेट आते हैं दोस्तों। और कैश एक अलग मेमोरी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अगर बात करते हैं दोस्तों, आपके मेमोरी की बात हुई। अगर मेमोरी को हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। अगर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी हुक का एक पार्ट होता है दोस्तों। यह जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा तो आपको यह प्राइमरी मेमोरी वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अदरवाइज जैसे ही आपका लाइट या फिर स्विच ऑफ होगा तो और उसमें पावर सप्लाई बंद हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? ये मेमोरी अस्थायी रूप से मेमोरी होती है, ये शट डाउन हो जाएगी और ये वर्कआउट करना बंद हो जाएगी। और दोस्तों अगर हम रोम की बात करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कि बेस्ड होती है किसमें? जब आपका कंप्यूटर प्रोजेक्शन किया जाता है, इनबिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दिए जाते हैं। तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो वो क्या होते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होता है तो उसके जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शट डाउन हो जाते हैं। तो अर्थात वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन रैम की बात करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं दोस्तों। चलिए यही बेसिक अंतर होता है रैम और रोम में दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम में जो टाइप होते हैं उनकी बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्रोग्राम, रोम की बात करें तो रोम में जो होते हैं ये EEPROM होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, ठीक है। EEPROM की बात करें तो EEPROM का फुल फॉर्म होता है क्या? ये EEPROM जो होता है एजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। ये अगर हम बात करें पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट की सहायता से इसके प्रोग्राम को क्या हटाया जा सकता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। EEPROM जो होता है इसके जो अगर इसमें कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो इस मेमोरी में हम प्रोग्राम जो आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनके माध्यम से इसके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हटा सकते हैं दोस्तों। और हम अगर बात करते हैं EEPROM की, तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। इसको हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रैम की, तो रैम में दो फॉर्म होते हैं आपके, कौन कौन से? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोस्तों, ठीक है। स्टैटिक रैम जो होती है वो डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में फास्ट होती है, क्योंकि डायनेमिक रैम जो है हर
एक टाइम ड्यूरेशन, बहुत लिटिल टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती रहती है, तो इसके लिए उसकी जो परफॉर्मेंस स्पीड होती है वो कम होती है। दोस्तों आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की, अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, या तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसके ऊपर चलता है दोस्तों, एक हार्डवेयर के ऊपर। हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, पेशेंस बनाया कि अगर ये हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर वो है जिसके आपके कंप्यूटर से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं दोस्तों। उनको चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर क्या हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं उस एप्लीकेशन से, अगर हम बात करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है, जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, और उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कौन करता है, उपयोगकर्ता करता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे हम एक हार्डवेयर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद जो आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। उसके बाद आएगा जो आपका यूजर होगा, यूजर यूटिलिटी, यूजर के हिसाब से यूजर जो उसको क्या करेगा, यूजर जो है उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोग करेगा, किसके माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके भी इंटरफेस का कार्य करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस होता है उसके बीच ये कार्य करता है दोस्तों। तो अगर हम कहते हैं कि मीडिएटर होता है किसके, यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में। दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों, अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप क्या होते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कौन कौन से, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप्स हो जाते हैं। कौन कौन से, ऑपरेटिंग, जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया दोस्तों, ये आपके एग्जांपल हो गए। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया दोस्तों। और एक होते हैं आपके इसी में लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर होते हैं। यहाँ पे कौन कौन आएंगे, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। दोस्तों मैं इनको डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा होगा और यहाँ पे डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो कि हमारा टारगेट है उसको लेके चलना है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस की तरह, जो कि एक हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, इंटरफेस का कार्य करते हैं यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, जो कि अगर हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती है तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज आती है जो कंप्यूटर की भाषा नहीं है, वो एक ह्यूमन के बीच की लैंग्वेज है, तो उसको उसके मशीन लैंग्वेज और उसके हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में जो मीडिएटर कार्य करता है उसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह देते हैं कि वो मतलब हमारी भाषा को किसमें ट्रांसलेट कर देगा, हमारी भाषा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। और कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर ट्रांसलेट कर देगा तो हमें उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज हुई, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर दिया किसमें, मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है और इंटरप्रेटर होता है दोस्तों। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें, अगर हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया नहीं है ना, मैं इतना डिटेल आपको बताना चाहता, लेकिन बस आपको एक मोटा बता देना चाहता हूँ। इंटरप्रेटर और अगर हम कंपाइलर की बात करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक अंतर होता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे अगर कोई प्रोग्राम है उसके पूरे पेज को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है और उसकी एरर को चेक करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर किसी प्रोग्राम के किसी पेज को उठाता है और उसके एक बार में उसको रन करके उसके एरर को आपको सामने प्रत्यक्ष रूप से रख देता है। और इंटरप्रेटर में यही होता है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता रहता है दोस्तों। तो
कंपाइलर क्या होता है, फास्टर होता है और इंटरप्रेटर स्लो होता है। दोस्तों हम आगे चलते हैं बिना देर किए हुए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके जो होते हैं, जो हमारे यूज के लिए, जैसे आपके वर्ड पैड हो गया, स्पीच शीट हो गया, डेटाबेस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, पेज मेकर हो गया, कोड, और ये सब चीज़ें आपकी क्या आ जाती हैं, DBMS हो गया दोस्तों, ग्राफिक्स हो गया, और ब्राउजर ये जो होंगे ये हमारे किसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके एंटीवायरस हो जाते हैं, टेक्स्ट एडिटर हो जाता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो जाता है दोस्तों, और आपके जो प्रोग्राम होंगे ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों हम बिना देखे हुए। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी यही समझाया गया है कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर हो सकते हैं। जैसे आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होगी, कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, उसी तरह किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है। दोस्तों उस ड्राइवर को, जो ड्राइवर होता है, अगर उसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, आपके कस्टम बिल्डिंग सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। दोस्तों इनको हम नहीं जानते हैं, बस हमें एक बेसिक अंतर जानना है कि ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, देखिए ये एग्जांपल दिए हुए हैं, आप यहाँ से इसको डिनोट कर सकते हैं। विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, अबंतु और मैक ओएस है। दोस्तों यहाँ पे तीन कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर, स्पीच शीट दो मैंने अभी बताया, और यहाँ पे आपके एंटीवायरस हो गए। दोस्तों आगे चलते हैं हम दोस्तों बिना देर किए हुए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं आपके जो मेमोरी होती हैं उसके परफॉर्मेंस के बेस पे, उसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पे अगर उसकी तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के आधार पे जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों तो हमारी जो डिवाइसेस होती हैं या फिर हमारी जो मेमोरी होती है वो सीधे किससे कनेक्टेड होती है, CPU से कनेक्टेड होती हैं। दोस्तों इस हिसाब से हमारे पहले जो आएगा रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर होता है। दोस्तों प्रोसेसर रजिस्टर की स्पीड सबसे फास्ट होती है किसके बाद, CPU के बाद। दोस्तों CPU के बाद सबसे फास्ट होती है, उसके बाद कौन सी मेमोरी आती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद कैश मेमोरी आती है। CPU कैश होता है जो कि सबसे रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट होता है। दोस्तों उसके बाद उसमें 3 लेयर होती हैं, L1, L2, L3, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें 3 लेयर पे कार्य होता है, L1, L2, L3, उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम, अगर बात करते हैं ये सबसे जो L1 होगी वो सबसे फास्टर होगी, उसके बाद जो जैसे जैसे कम नीचे आता जाएगा वैसे वैसे उसकी L2 कम फास्टर होगी, और L3 उससे भी कम फास्टर होगी, L1 सबसे फास्टर होगी। दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रैम और रोम की। उसके बाद कैश मेमोरी के बाद रैम और रोम का फर्क आता है दोस्तों, जिसे हम फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होती है और जो कि फास्टर होती है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद दोस्तों नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी आ जाती हैं, जिसे मैग्नेटिक डिस्क भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक डिस्क आता है, यहाँ पे फ्लैश ड्राइव या मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, या फिर ऑप्टिकल डिस्क की बात होती है यहाँ पे। दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि यहाँ पे कहा गया है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, इस ग्राफ में आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले क्या हो गया, CPU रजिस्टर हो गया, कैश मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टेप हो गया सबसे लास्ट में दोस्तों। और इस जो फिगर में समझाया गया दोस्तों, इस फिगर में थोड़ा डीपली समझाया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बस अगर आप समझना चाहते हैं तो इस फिगर को आप आसानी से देख सकते हैं। इतने डीपली क्वेश्चन कभी कभी टच कर जाता है, लेकिन यहाँ पे टच नहीं करेगा, क्योंकि आपको केवल जाना है सबसे पहले फास्टर होती कौन होती है, CPU रजिस्टर होता है, कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी भी होती है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, फिर मैग्नेटिक टेप होता है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों हम यहाँ टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ नेटवर्क की बात करते हैं कि कितने टाइप के टाइप्स हमारे नेटवर्क होते हैं, उनमें क्या क्या फ़र्क होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नेटवर्क के पहले हम बेसिक टर्म जो होते हैं उसको समझते हैं। दोस्तों जब कोई नेटवर्क में अगर कोई
डेटा सेंड किया जाता है तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक होता है सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, जो कि सेंडर डेटा को सेंड करता है और वो सर्वर के पास जाकर के फिर वो रिसीवर के पास जाता है दोस्तों। तो इनके बीच में एक सर्वर भी कार्य करता है, जो कि इन दोनों के बीच मीडिएटर का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये, अगर हम बात करें तो ये एक जो सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, ये दोनों नोड हो जाएंगे, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, सर्वर से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंडर, मीडिएटर और रिसीवर और प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से प्रोटोकॉल, एक जब हम किसी पैकेट को या फिर डेटा को किसी माध्यम से भेजते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स। उसका एक प्रोसीजर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई डेटा किसी फॉर्मेट में भेजना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी को टेक्स्ट मैसेज अगर भेजना चाहता हूँ तो उसका एक फॉर्मेट होगा लिखने का, ठीक है। और उसका एक ये प्रोसीजर होगा कि मैं उस बंदे का नंबर जानता हूँ, उसको फिर मैं भेजूंगा। तो सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो होगा उसका एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 फैक्टर कार्य करते हैं, कौन कौन से? सेंडर होगा, एक रिसीवर हो जाएगा, एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक मीडिएटर होगा, जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, डेटा को सेंड करेंगे। और एक क्या होगा, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स होगा दोस्तों, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों इन कम्युनिकेशन को कि कैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों। तो बेसिक जो टर्म्स होते हैं अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, अगर हम जैसे कि आगे चलते हैं, आगे देखिए, हम यहाँ पे बेसिक, इसको बाद में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। ये जो बेसिक ये एक सिंगल होते हैं, ये जो आपके जियो बने हैं दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। और ये नोड किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण कनेक्शन के कारण होता है, जो कनेक्शन होता है वह एक दूसरे के डेटा को लेता है और रिसीव करता है। और जैसे कि हम यहाँ पे कोई सेंडर हुआ, यहाँ पे कोई मीडिएटर हुआ और ये रिसीवर होगा दोस्तों। तो ये सेंडर क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा और भेजेगा। तो क्या इसके बीच में जो होगा वो एक सर्वर की तरह कार्य करेगा दोस्तों, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों जो कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डेटा 3 तरह से भेजा जाएगा। कैसे कैसे? एक होगा सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। जो केवल सेंडर क्या करेगा, पेशेंट क्या होगा कि केवल डेटा को भेजेगा, ठीक है, केवल डेटा को भेजेगा, उसको सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। और जिसमें रिसीवर उस डेटा को रिसीव करेगा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, उसको सिंप्लेक्स मेथड कहेंगे। कौन सा? सिंप्लेक्स मेथड। या केवल दो डेटा को, जैसे कि हमारा रेडियो, एग्जाम्पल हमारा रेडियो है, रेडियो में हम कब कोई समाचार या फिर कोई न्यूज़ सुनते हैं तो केवल हमें उससे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स की, अर्थात मतलब कि ये ड्यूप्लेक्स हो गया दोस्तों, ये मतलब कि ये जो मेथड सिंप्लेक्स हुआ। अगर हम हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होगा दोस्तों, जैसे सेंडर होगा, ठीक है, सेंडर और रिसीवर। तो क्या होगा, एक समय में केवल एक डेटा भेजेगा। जैसे कि मैंने बोला, मैंने किसी को सेंडर को डेटा भेजा, ठीक है, तो उस समय वो सेंडर उस डेटा को क्या करेगा, प्राप्त करेगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे पाएगा। लेकिन जब मेरी प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसे रिप्लाई करेगा, ठीक है, उसको रिप्लाई करेगा तो उसका क्या हो जाएगा कि वो सेंडर और रिसीवर के बीच एक कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स। ध्यान से समझिएगा, हाफ ड्यूप्लेक्स कहते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। और ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों। जब एक साथ जो अगर हाफ ड्यूप्लेक्स की जो एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो वॉकी टॉकी होता है या फ़ोन में हम जब बात करते हैं, दो लोग बात करते हैं तो एक समय दोनों लोग बात नहीं कर सकते, एक सुनेगा एक बोलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, फुल ड्यूप्लेक्स की, अर्थात एक समय में दोनों लोग क्या करें, बात कर सकें, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अर्थात जहाँ पे सेंडर हो यहाँ पे रिसीवर हो, सेंडर भी डेटा भेज सके और रिसीवर भी डेटा को, जैसे वो भी को अगर कुछ भेजना चाहता है तो उसे भेज सके, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, फुल ड्यूप्लेक्स कहलाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, हाँ काफ़ी डिटेल होगा। मैं यहाँ पे थ्योरी में आपको नहीं बताया कि फुल ड्यूप्लेक्स हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, बस थ्योरेटिकल बताना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा डिटेल में चला जाऊँगा, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी जो पूछी जाती है दोस्तों, टोपोलॉजी, अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कितनी टोपोलॉजीज हैं, 6 टोपोलॉजी दी हुई हैं। कौन कौन सी, बस टोपोलॉजी, रिंग,
ट्री, स्टार, मेश और हाइब्रिड। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं इनको। दोस्तों हाइब्रिड की बात करते हैं तो जो हाइब्रिड में आपकी सब एक दूसरे से मेश टोपोलॉजी भी हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है। यहाँ पे मेश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी दोनों को रिप्रेजेंट किया दोस्तों। यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब कि सभी टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बस टोपोलॉजीज की, बस टोपोलॉजीज में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्या होगा, एक बैकबोन होती है। ये एक बैकबोन हो गई, उसके में कई नोड कनेक्ट होते हैं दोस्तों। मैंने भी बताया कि ये जो होते हैं क्या होते हैं, नोड क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ये एक तरह के कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि किसी एक केबल से कनेक्टेड होते हैं, एक मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं और अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं टी टोपोलॉजी की, टी टोपोलॉजी में दोस्तों पहला नोड होता है, उसके बाद दो उसके क्या होते हैं, उसके दो चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड कनेक्टिविटी होती है कि दोस्तों एक पेरेंट होगा, दो उसके कुछ चाइल्ड होंगे। उसके बाद तो दूसरे लेयर में क्या होगा, ये अगर हम यहाँ पे टॉप लेवल हो गया तो वो उसका जो नीचे का स्तर होगा, नीचे के स्तर में क्या हो गए, उसके कुछ चाइल्ड होंगे। और उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो वो भी एक नीचे चाइल्ड होगा, अर्थात एक टी की तरह उसका स्टेटस बनता जाएगा दोस्तों। ठीक है, टी टोपोलॉजी कहलाती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी में दोस्तों जितने भी नोड होंगे क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरैक्ट कनेक्टेड होंगे। सभी नोड एक दूसरे से इंटरैक्ट कनेक्टेड होंगे, किसी भी तरह जैसे भी हो सभी नोड एक दूसरे से इंटरैक्ट कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब होगा और उसमें क्या होंगे, कई नोड कनेक्टेड होंगे दोस्तों, कई नोड कनेक्टेड होंगे। अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो रिंग टोपोलॉजी क्या होगा, एक सर्किल में एक दूसरे से कनेक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों किसी भी सिलेबस को हम वीडियो डिटेल में नहीं जाना चाहते, हर चीज़ को यहाँ पे टच करते हैं क्योंकि समय कम है, यूजीसी नेट का पेपर हमें देखना है, हर चीज़ को टच करते हुए चलेंगे जिससे कि हमें अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम उसे छू सके दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जेंस की, जो नंबर सिस्टम होता है कंप्यूटर में उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पोर्शन होते हैं। डेसिमल में बेस 10 होता है और संख्याएँ जो आती हैं 0 से 9 आती है दोस्तों, 0 से 9 आती हैं। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं उसमें बेस 2 होता है और 0 1 के में होता है दोस्तों। ऑक्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संख्याएं आएंगी 0 2 7 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है दोस्तों। क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टल होता है। हम अगर बात करते हैं हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल का जो नंबर होता है 0 2 9 होता है। 0 2 9 कितनी संख्या हो जाएगी, 10 हो जाएंगी। उसके बाद हम A to F होता है, A to F की बात करते हैं तो A बराबर 10 होता है, B बराबर 11 होता है, C बराबर 12 होता है और D बराबर 13 होता है, E बराबर 14 होता है और F बराबर 15 होता है दोस्तों। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का मेथड होता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, डेसिमल के लिए ये किसके लिए, बाइनरी के लिए ये किसके लिए, ऑक्टल के लिए, और ये किसके लिए दोस्तों, ये आपका हेक्साडेसिमल के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे कन्वर्जेंस की बात करते हैं दोस्तों। अगर कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बाइनरी टू अदर नंबर्स और डेसिमल टू अदर्स नंबर, ऑक्टल टू अदर्स नंबर, हेक्साडेसिमल टू अदर्स नंबर। दोस्तों इसको मैं एक लेक्चर में पूरे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसी का होगा दोस्तों। चलिए अभी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ आपके शॉर्टकट की लिखी हुई हैं, शॉर्टकट की जो कि आपके बेसिकली यूज होती हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कंट्रोल C क्या होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल X क्या होता है कंट्रोल X क्या होता है दोस्तों कट के लिए, और कंट्रोल V क्या होता है दोस्तों पेस्ट के लिए होता है। डिलीट बटन होती है, ठीक है, डिलीट बटन होती है दोस्तों, ये आपकी शॉर्टकट की हैं जिनका आप उपयोग करके क्या कर सकते हैं, आप अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर में दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं दोस्तों। अगर इसको पढ़ूंगा तो काफ़ी देर लगेगी दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जो मेन चीज़ें हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज के आधार पे और आपके साइज के आधार पे अलग अलग कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कार्य पद्धति के आधार पे तो कंप्यूटर जो है 3 तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और
हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम आकार के दृष्टि से देखते हैं, किसके आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पे, वर्किंग प्रोसेस के आधार पे, वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं आकार और कार्य के आधार पे, आकार अगर उसके साइज के आधार पे, तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। और वर्क स्टेशन, नोटबुक, टैबलेट, ये आपके किसके आधार पे, कार्य और आकार के आधार पे दोस्तों कंप्यूटर होते हैं। अगर हम बात करते हैं और भी कंप्यूटर की, फोन टॉप हो गया और स्मार्टफोन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया दोस्तों, ये आपके बेसिक कंप्यूटर होते हैं जो कि आकार और कार्य के आधार पे होते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर रिवीजन करना चाहूँगा, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्मार्टफोन, नेटवर्क, नोटबुक हो गया, मेन फ्रेम हो गया दोस्तों, और एम्बेडेड सिस्टम हो गया। इसमें आपका सुपर कंप्यूटर भी आ जाएगा और स्मार्टफोन तो आपको बताया ही मैंने अभी आपको दोस्तों। अगर हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर की, तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, परम सीरीज का पहला सी डैक द्वारा निर्धारित परम, जो आपका परम कंप्यूटर है, पहला सी डैक द्वारा बनाया गया था। और इसका अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस नाम से था, परम 8000 के नाम से था। किस नाम से था, परम 8000। इसका निर्माण कब हुआ था, 1991 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो हमारे से वो है इसमें बात करेंगे। अगर दोस्तों हम इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं दोस्तों, इस लेक्चर में मैं मास्टर वीडियो की बनाने की कोशिश की है कि आपके हर टॉपिक को डिस्कस करूं जो कि आपके कंप्यूटर में, आपके उसमें एग्जाम में टच करता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, इनपुट डिवाइसेस ह्यूमन डेटा एंट्री डिवाइसेस और सोर्स डेटा इनपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड हो गया, बेसिक, ये दोनों दो टाइप होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तो मैंने बेसिक इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ठीक है। टच स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया और आपका ट्रैक बॉल हो गया दोस्तों, ठीक है। कीबोर्ड हो गया। अगर हम बात करते हैं दोस्तों जो बेसिक होती हैं, कीबोर्ड हो गया, पॉइंट डिवाइस हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, साउंड कार्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया। अगर हम बात करते हैं स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, बारकोड रीडर और पंच कार्ड रीडर होता है दोस्तों। ये जो कि क्या होती हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं दोस्तों, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस होती हैं कौन कौन सी, हम कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा दोस्तों, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ओसीआर, ऑप्टिकल कोड रीडर, क्या होता है, ऑप्टिकल कोड रीडर, और एमआईसीआर, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, और बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों हम, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस में हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होते हैं दोस्तों। अर्थात जो कि हार्ड कॉपी में जो कि आपके प्रिंटर या प्लॉटर के माध्यम से निकल आते हैं दोस्तों, ठीक है, और हमें कागज़ के माध्यम से हमारे पास मौजूद होते हैं दोस्तों। अगर उसके माध्यम से हम कहते हैं तो वो प्रिंटर और प्लॉटर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो ऑडियो आउटपुट, वीडियो आउटपुट जो होते हैं वो क्या आ जाएंगे, जिसके माध्यम से में वीडियो आउटपुट या ऑडियो आउटपुट जो मिलते हैं वो सभी आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगे दोस्तों। इसमें कौन कौन सी आएगी, अगर हम बात करते हैं तो जो प्रिंटर के प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रिंटर के प्रकार की भी देख लेते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और बात करते हैं दो तरह के प्रिंटर होते हैं उसमें, और उन प्रिंटरों को अगर हम रखते हैं तो किस में रखेंगे, उनको हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में रखेंगे जो दोस्तों। अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में कौन कौन से आ जाएंगे, मॉनिटर हो जाएगा,
और स्पीकर हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल हो जाएगा, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो जाएगा दोस्तों आगे चलते हैं हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, कि कंप्यूटर नेटवर्क हमारे कितने तरह के होते हैं और इनका क्या यूजेज होता है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ना देखिए हुए हमारे 4 तरह के लैन, वैन, मैन और पैन होता है दोस्तों। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क और पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना देखे हुए। अगर हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, तो लोकल एरिया नेटवर्क 1 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत, जो कि एक लोकल एरिया होता है, 1 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत के एरिया को उसमें कवर किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक बड़े पैमाने पे बड़े क्षेत्र में कवर किया जाता है, 100 किलोमीटर की जो त्रिज्या होती है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर आते हैं उसमें अंदर उसको कवर किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क की, तो ये एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है दोस्तों, विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र, जो कि एक भी विशेष कंट्री भी हो सकता है, विशेष प्रदेश भी हो सकता है, या फिर उससे भी आगे हो सकता है दोस्तों। हम पैन की बात करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और दोस्तों आगे हम बात करें अगर, तो कैन भी होता है तो वह कैंपस एरिया नेटवर्क में अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं वायरलेस लैन की, वायरलेस लैन तकनीकी जो है का प्रयोग बिना तार के, अर्थात वायरलेस नेटवर्क, जो कि जिसमें हमें केबल का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं दोस्तों। इंटरनेट हम बात करते हैं इथरनेट की। इथरनेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाने वाला एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है दोस्तों। इथरनेट जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें इथरनेट का प्रयोग किया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क जो क्या होता है, मजबूत होता है दोस्तों। आज के लेक्चर में बस इतना ही रखूँगा, बस कुछ चीज़ें और हैं जो कि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क होता है दोस्तों। यहाँ पे एक आपका समझाया गया है। वैन जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। मैन जो कि एक सिटी को कवर करता है। लैन जो कि 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है। कैन एक कैंपस को कवर कर सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आगे दोस्तों। गेट हैं जो कि एंड गेट जो होते हैं, बेसिकली आप गेट देख लीजिए, एंड गेट, ऑर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट दोस्तों। ये इतने गेट होते हैं आपके कंप्यूटर फंडामेंटल में दोस्तों, जो कि आपकी कैलकुलेशन को आसानी से करते हैं। एंड गेट जो होता है क्या होता है, 2 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं और गेट की, तो 2 संख्याओं का एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं नैंड गेट की, तो 2 संख्याओं के जस्ट अपोजिट संख्या को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। अर्थात एंड जो मल्टीप्लिकेशन है 2 संख्याओं का, तो उसके जस्ट अपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करते हैं नॉर गेट की, तो नॉर गेट किसको रिप्रेजेंट, एक्स और गेट का जस्ट अपोजिट को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नॉट गेट की, तो नॉट गेट क्या होता है, जो वैल्यू किसी की वैल्यू होती है, तो जो उसकी जस्ट अपोजिट जो वैल्यू होगी वो नॉट को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। अगर एक्सआर गेट की बात करते हैं, एक्सआर गेट आपको ए इस सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सआर गेट हो गया दोस्तों और एक्सनॉर गेट हो गया। ये भी 2 गेट होते हैं जो कि आपके आगे यूज होते हैं दोस्तों। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो कि हमारी बेसिक टेबल दी हुई है किसकी, एंड गेट की, आर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, एक्सनॉर गेट दोस्तों, जो कि बेसिक यूज होता है आपके कैलकुलेशन में। इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, बस अपनी बारी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ दोस्तों। नए लेक्चर में नंबर सिस्टम को मैं लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत होगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।